पाक फौज मेजर जनरल नासिर गफूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुल्क की मजमूई सूरत हाल से आगाह करना है। पहले मैं इंडिया के साथ जो हमारी हालिया कशीदगी रही और जारी है उससे मुतल्लिक बात करूँगा। बाद में मुल्क की सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल का थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दूंगा, चूँकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो ज़रूरी होता है चीज़ों को समझने के लिए। फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कुछ प्रोग्रेस और इसके अलावा चंद मुतफरक बातें और आखिर पे आपसे मैं आपके सवाल लूँगा। इंडिया से कशीदगी से मुतल्लिक सबसे पहले मैंने 22 फरवरी को आपसे बात की थी, जब उन्होंने पुलवामा के इल्ज़ामात हम पे लगाए, और मैंने उसमें उन वजूहात का जिक्र किया था कि किस तरीके से स्टेट ऑफ पाकिस्तान पुलवामा के हमले के साथ किसी तौर भी मुलव्वस नहीं, और इंडिया को ये भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो तजवीज़ है इन्वेस्टिगेशन की बेस्ड ऑन एविडेंस और डायलॉग की, उस पर संजीदगी से गौर करें। उसके बाद 26 फरवरी की सुबह उन्होंने हमारी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, जिनकी स्ट्राइक को हमने नाकाम बनाया, और उन्हें मैंने नोटिस भी दिया था कि अब हमारे जवाब का इंतज़ार करें, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि हम मजबूर होंगे जवाब देने के लिए। और फिर 27 फरवरी को अल्लाह के फजल करम से भरपूर जवाब देने के बाद, उनके 2 जहाज़ गिराने और एक पायलट को गिरफ्तार करने के बाद, उसके ऊपर मैंने आपसे बातचीत की और तफसीलात बताई थी। आज 27 फरवरी को गुजरे तकरीबन 2 महीने हो गए, लेकिन अगर आप देखें तो 2 महीने हो गए हैं इंडिया अनगिनत झूठ बोली जा रहा है। हमने एक ज़िम्मेदार मुल्क का सबूत देते हुए उनकी लफ्ज़ी इश्तिआल अंगेज़ी का भी जवाब नहीं दिया। ये नहीं कि हम जवाब दे नहीं सकते, वो झूठ बोले हम उसके झूठ का जवाब दें। झूठ को सच करने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है, सच एक दफ़ा बोला जाता है। तो हमने उनके उन झूठों का भी जवाब नहीं दिया और ज़िम्मेदार रहे, इसीलिए उनको बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है। हकीकत क्या है? हकीकत ये थी कि पुलवामा में एक वाक़या हुआ, और ये कोई पहला वाक़या नहीं था। पुलवामा में जो पुलिस के ख़िलाफ़ इस किस्म के अटैक हैं वो पिछले 3-4 साल से जारी हैं। इसी किस्म के वाक़यात इसी पुलिस के ख़िलाफ़ एक लोकल रिएक्शन के तौर पर पहले भी होते रहे, और हमने कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो पेश करें। हमने आपकी एयर स्ट्राइक नाकाम बनाई, ना हमारी तरफ कोई जानी नुकसान हुआ, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया गया। ना सिर्फ लोकल मीडिया ने जाकर देखा, जब फॉरेन मीडिया गया तो उनको भी हमने जाकर दिखाया। बल्कि मैंने फॉरेन मीडिया से कहा कि आप चूँकि इंडिया से आए हैं, आपने उधर जाना है, तो उनसे कहें कि एक दफ़ा वो जो कहते हैं ना जी, पहले उन्होंने कहा कि हमने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को गिरा दिया, 300 जो है टेररिस्ट मार दिए। बाद में उन्होंने कहा नहीं जी, हमने कोई ऐसा मिसाइल मारा था जो छोटा सा सुराख करके छत से अंदर गया और फिर अंदर जाकर एक्सप्लोड हुआ। तो मैंने उस फॉरेन मीडिया से कहा कि आप प्लीज़ वापस जाएँ, इंडिया से कहें कि एक दफ़ा इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे दें, लाइव टेलीकास्ट कर दें, अगर वहाँ हो गया तो हम उसको मान लेंगे। तो इस किस्म के झूठ जो है वो बोलते रहे। और अगर आपको अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो आप अपना मीडिया पाकिस्तान भेज दें, मैं उनको भी फैसिलिटेट करूँगा कि जाएँ और जाकर देखें कि वहाँ पे कहाँ उन्होंने स्ट्राइक की और क्या उसका रिज़ल्ट हुआ। आपके 2 जहाज़ हमारी एयरफोर्स ने गिराए, और दोनों का मलबा पूरी दुनिया ने ज़मीन पर देखा। आपकी एयरफोर्स ने अपना ही MI-17 हमारी एयरफोर्स के डर से गिरा दिया, उसका ब्लैक बॉक्स भी आपने गुम कर दिया, और उसकी इंक्वायरी बठिंडा के रूट से डाल दी कि जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो उसका नतीजा आ जाएगा। तो झूठ की कोई हद नहीं है। उसके जवाब में उन्होंने जो बाद में स्टोरी बनाई कि जी पायलट जो थे, पहले DGISPR ने 2 बताए थे, फिर 1 हो गया, तो वो जो एक पायलट था वो पाकिस्तान के F-16 का था। देखें, जब जंग हो रही होती है, इस किस्म की एयर बैटल हो रही है, तो ज़मीन से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। लेट्स से यहाँ पे हम खड़े हैं और आप देख रहे हैं ऊपर कि जी एयर बैटल चल रही है, 2 जहाज़ हिट हो गए हैं, तो आपको एक पायलट ने इजेक्ट किया, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे एक पायलट नज़र आ रहा है, आप वहाँ खड़े हैं, आपको एक पायलट नज़र आ रहा है। आप अपनी चेन में रिपोर्ट देते हैं कि सर हमारे इलाके में एक पायलट जो है वो जहाज़ से पैराशूट के ज़रिए एग्ज़िट किया और नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होती। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना था तो ट्वीट में मैंने एक पायलट कहा था, और जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि सर हमने एक पायलट को देखा है, तो उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मुझे ये था जी कि हो सकता है कि और भी पायलट, क्योंकि 2 जहाज़ गिरे हैं,
तो व्हेन आई केम फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वहाँ मैंने जिक्र किया कि 2 पायलट हैं। जब मैं वापस गया उस वक्त तक रिपोर्ट जो है वो क्लियर हो चुकी थी, तो आई मेड आउट कि एक ही पायलट था। वो 2 मुख्तलिफ लोकेशन से रिपोर्ट हुआ कि सर पायलट गिरता हुआ देखा है, पायलट पकड़ लिया है। तो अगर हमने एक पायलट अनाउंस किया और बाद में उसकी मैंने करेक्शन भी की, खुद लिख के की, तो आप पहली बात को ही मानते हैं, दूसरी बात को आप लेके बैठे हुए अभी तक कि जी 2 पायलट बताए थे, तो एक पायलट भी तो मैंने बाद में तसही की। तो आप किसी भी सारे झूठ बोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन आपका कोई झूठ साबित नहीं हुआ। फिर आपने कहा जी आपने हमारा F-16 कराया। आज के दौर में कोई बात छुपती नहीं। F-16 तो बहुत बड़ी चीज़ है, आजकल तो मोटरसाइकिल लग जाए तो उसकी खबर नहीं छुपती। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने, जो भी आपने आर्टिकल में पढ़ा कि पाकिस्तान के F-16 की काउंटिंग की। हमारे ताल्लुकात अमेरिका से जैसे भी हैं, आपके अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। प्लीज़ उनसे कहें कि 1-2 स्टेटमेंट दे दें कि हाँ जी एक F-16 कम है पाकिस्तान का। तो झूठ के कोई पाँव नहीं होते। हमारे पास बताने को बहुत कुछ है। हमने सिर्फ इस वजह से अपनी खामोशी रखी, अभी हमने अपने पायलट्स को ऑनर करना है। एयरफोर्स के शाहीनों ने जो इतना अच्छा काम किया है उनको ऑनर करना है, लेकिन हम सिर्फ उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हालात मुनासिब हो जाएं। जो आपने बालाकोट की स्ट्राइक का टैबू बनाया कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो जो पाकिस्तान ने नौशहरा में काउंटर स्ट्राइक की, उसके नतीजे में क्या हुआ वो आपने किसी को नहीं बताया। आपने रात में की, हमने दिन में की। आपने एक टारगेट एंगेज करने के लिए 4 मिसाइल कराए, हमने 4 टारगेट एंगेज करने के लिए 6 मिसाइल कराए। वो मिसाइल जिस एमुनेशन डिपो के पास गिरे, बताइए ज़रा कि उस एमुनेशन की क्या स्टेट है, वो इस्तेमाल करने के काबिल है कि नहीं है। जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के नज़दीक हमारी स्ट्राइक गई और हमने जानबूझकर उसको सेफ्टी डिस्टेंस पे फायर किया, उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर में कौन मौजूद था ये भी बताइए। आप कह रहे हैं कि बिहेवियर चेंज करना है पाकिस्तान का, आप तो नहीं कर सके, लेकिन हमारे अच्छे बिहेवियर को देखते हुए, चलिए ये भी अच्छी बात है, कुछ कुछ चीज़ें आपने अच्छी करनी शुरू कर दी हैं। मैं देख रहा था कि हमने बताया कि हमने बुर्जुल टॉप खोल दिया है, तो आपने 2 दिन बाद जिला पास के ऊपर फोटोएं खुला के खड़े होकर खिंचवाई और वो भी लगा दी। हम शहीद ऑफ द डे देते हैं अपने मीडिया पे, आपने भी देना शुरू कर दिया। हम बहुत खुश हैं। वो मुझे गाना भी याद आ गया जो कि हमारा गाना था, वो आपने गाना बना के डाल दिया। हमें अच्छा लगता है कि आप हमारी अच्छी बातें अपनाएं। आपके बिहेवियर में हमने चेंज डाल दी है। आप जो बिहेवियर चेंज हमारे में चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। उसके अलावा जब 28 को आप मिसाइल फायर करने की तैयारी कर रहे थे, तो आपने उसकी तैयारी भी देखी। जवाब में हमने क्या किया वो भी अपने मीडिया को बताइए। और उस रात लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ क्या हुआ, हमारी जो फायर मनूवर थी 2 किस्म की, डिसरप्टिव और डिस्ट्रक्टिव। उसने किस तरीके से आपकी उन गन पोजीशंस को जो हमारे कश्मीर भाइयों के ऊपर रोज़ाना फायर करते थे, हमारी आर्टिलरी ने उनको कैसे निशाना बनाया, कितनी गन पोजीशंस आपको शिफ्ट करनी पड़ी, कितने जवान आपके उस रात मारे गए, ये बातें भी मीडिया के सामने लेके आए। और हम ख्वाहिश करते हैं कि आप हमारे इस अच्छे मैसेजेस को देखेंगे और अमन की तरफ चलेंगे। भारत में इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें हमने सुनी, इवन न्यूक्लियर की भी सुनी। अब मैं पहले भी इस पर, जब इनके आर्मी चीफ ने न्यूक्लियर की बात की थी, तो हमने कहा था कि जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती है, वो समझदारी की बात ही होती है कि उस कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करने की बात नहीं की जाती। दिस इज़ अ वेपन ऑफ डिटरेंस, और मैटर करती है कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट विच हैज़ दैट वेपन। आप बात करते हैं दिवालियों पे चलाने के लिए नहीं रखा, तो जब बात मुल्क की दिफा और सलामती की आती है तो हर किस्म की कैपेबिलिटी इस्तेमाल होती है, और पाकिस्तान भी हक रखता है कि हर किस्म की कैपेबिलिटी इस्तेमाल करेगा। इसमें आपको कोई शक नहीं रहना चाहिए। अगर आपका दिल है तो आजमा लें, लेकिन फिर 27 फरवरी की हमारी नौशहरा स्ट्राइक और फिर उसके बाद अपने गिरने वाले जहाज़ों का हिसाब भी ज़हन में रखें और नताइज भी ज़हन में रखें। इंडिया से मुतल्लिक फ़िलहाल इतनी बातचीत करना चाहता हूँ। आप हमारा रिजॉल्व टेस्ट नहीं कीजिए। अगर कोई ऐसा वक्त आया
तो फ़ौज पाकिस्तान 207 मिलियन पाकिस्तानियों की सपोर्ट से अल्लाह के फजल करम से भरपूर दफा करेगी और इंशाअल्लाह 27 फरवरी को रिपीट करेगी। और ये भी याद रखें कि ये 1971 नहीं है, ना वो फौज है ना वो हालात हैं। और सबसे लेट मी कॉम्प्लीमेंट मीडिया, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट दैट आई वांट टू गिव। अगर 1971 में हमारा आज का मीडिया उस वक़्त होता, आपकी साजिशों को बेनकाब कर सकता, वहाँ पे होने वाले हालात की रिपोर्टिंग कर सकता, वहाँ पे होने वाली जो ज़्यादतियाँ हैं जो डोमेस्टिकली उनकी रिपोर्टिंग करता, तो आज मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा ना हुआ होता। तो मीडिया ने जो किरदार पिछले 2 दहाइयों में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में और फिर ख़ास तौर पर ये जो 3 दिन की जंग थी, इसके अंदर जो किरदार अदा किया है, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर मीडिया का रोल नहीं हो सकता। और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारा मीडिया ऐसा ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा और आपके मीडिया में बिहेवियर चेंज की ज़रूरत है। अंग्रेज़ी में नहीं कहना चाहता क्योंकि वो गलत हो जाएगा, लेकिन हमारी उर्दू में एक मुहावरा है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हालिया हालात में कामयाबी पर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र, कौम का शुक्रिया, सियासी क़यादत का शुक्रिया, जैसे मैंने कहा मीडिया का शुक्रिया, और बिलखुसूस सोशल मीडिया पर मौजूद पाकिस्तानी नौजवानों का शुक्रिया जिन्होंने भरपूर पाकिस्तान का इंडियन प्रोपेगेंडा के ख़िलाफ़ दिफा किया। अब बात करते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल की। जब भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ तो मेरा जो बुनियादी ऑडियंस होता है वो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है। आपको पता है कि 60% से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी जो है वो 25 से 30 साल के नौजवानों पे। अगर उनकी 25 से 30 साल उम्र है तो 9/11 के ऊपर लेट से वो उनकी उम्र 5 से 10 साल थी। इन बच्चों ने अपने होश संभालने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी देखी, ऑपरेशंस देखे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखी, तो इनके ख्याल में यही पाकिस्तान है। इन्होंने जो है वो पाकिस्तान देखा नहीं। आल्दो कि हम इस जंग में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सा काम जो है वो करना बाकी है। तो ये नौजवान सोचते होंगे कि ये पाकिस्तान आज का ऐसा पाकिस्तान क्यों है, क्यों पाकिस्तान में ये हालात हुए और क्यों ये जंग जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पहले भी इस पर बात की थी कि 60 और 70 की दहाई में पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क था। हमारी तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी। हमारी जो GDP ग्रोथ थी वो तकरीबन 11% से ऊपर थी। हमारे रुपए की वैल्यू तकरीबन 4.5-5 रुपये के अगेंस्ट $1 था। जो एग्रीकल्चर का शेयर था हमारे GDP में वो 46.22% था। बड़े अच्छे हमारे जो हैं वो सोशल इंडिकेटर्स थे। पुलिस बड़ी इफ़ेक्टिव थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर थी, रिलीजियस और सेक्टेरियन हार्मनी थी हमारे ऊपर, एक मॉडरेशन का दौर था। लेकिन उसके बाद कुछ इवेंट्स ऐसे हुए कि पाकिस्तान उन हालात की तरफ चलना शुरू हो गया जिसमें आप आज फील करते हैं। तो इन्वायरमेंट के लिहाज से हमारे ख्याल में 4 ऐसे बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से आज का पाकिस्तान है। सबसे पहले जब हमें आज़ादी मिली तो कश्मीर का मसला हमारे साथ आया। अब हमारा इसका लिंक आइडियोलॉजी के साथ है, इस्लाम के साथ है, कश्मीर में होने वाली ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ है। हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है या अपने वालिदैन से बात करता है, अपने ग्रैंड पेरेंट से बात करता है, तो वो बताते हैं कि कितनी मुश्किल से पाकिस्तान बना और किस तरीके से कश्मीर मुतनाज़ बन गया। तो कश्मीर के लिए, कश्मीर हमारी रगों में दौड़ता है। कश्मीर के जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनकी आसानियों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए हमारी रगों में जो है वो उनके साथ सपोर्ट शामिल है। तो एक आपकी आइडियोलॉजी के साथ लिंक करते हुए हर वक्त पाकिस्तानी जो है कश्मीर के लिए जंग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनके जहन में है कि इस कश्मीर को हमने आज़ाद कराना है और इसके लिए हमें जो भी करना पड़ा हम करेंगे। आपने देखा होगा कि इसमें 48 की वार हुई, 65 की हुई, फिर 71 की हुई, 99 की भी हुई। तो एक कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल है फॉर सपोर्ट टू कश्मीरीज ताकि उनको अपना हक मिल जाए। दूसरा फिर पाकिस्तान की एक जोग्राफ़ी है, हम रेलेवेंट हैं खित्ते में। अफ़गानिस्तान में 40 साल से पहले सोवियत यूनियन आए, फिर 9/11 के बाद US लेड फोर्सेस आई। तो खित्ते के अंदर प्रॉक्सीज जो हैं वो
इंटरनेशनल चल रही। उसके नतीजे में एक जिहाद की तरवीज शुरू हुई 1979 के बाद अफ़गान वार के साथ ही आप देखें ईरान में जो है वो रेवोल्यूशन भी आई। उसका इम्पैक्ट हमारे माशरे पे ये हुआ कि हमारे माशरे में मदरसे बढ़ने शुरू हो गए, उनमें जिहाद की तरवीज ज़्यादा हो गई। अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग थी उसको जायज़ करार दे के उस वक़्त के हिसाब से डिसीजन लिए गए और इस तरीके से एक जिहाद की फ़िज़ा पाकिस्तान में कायम हो गई। उसके अंदर जो दूसरी प्रॉक्सिस थी ख़ित्ते के अंदर सऊदी अरब भी है, ईरान भी है, तो एक सेक्टेरियन क्लैश भी शुरू हो गया। अस्करियत पसंदी और इंतहा पसंदी हमारे माशरे के अंदर सिंक करना शुरू हो गई। तीसरी वजह, और इस पर हमने 9/11 के बाद कुछ काम भी किया, मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। 9/11 के बाद जब लैंडस्केप चेंज हुआ तो हमारे रीजन में जो पावर कंटेस्टेशन है वो जियो पॉलिटिक्स के साथ साथ जियो इकोनॉमी पे भी शुरू हो गई। अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, चाइना का अपना इंटरेस्ट है, इंडिया का अपना इंटरेस्ट है, हमारे एक अपने इंटरेस्ट है। तो बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों ने चाहा कि पाकिस्तान की उनकी सोच और उनके फ़ायदे के मुताबिक पॉलिसी बनाने पे पाकिस्तान को मजबूर किया जाए। तो उस हिसाब से एक इन्वायरमेंट बनती है कि किस तरीके से आपको बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें उस फ्रेमवर्क में लाने के लिए कोशिश करती हैं, क्या कोर्सिव टूल इस्तेमाल करते हैं, किस किस किस्म के आपके ऊपर हमले होते हैं, और जिसको भी हम 5th जनरेशन और हाइब्रिड वार कहते हैं वो चल रही है। तो एक वजह ये भी है, और आखिरी और चौथी वजह ये कि भारत में बिलखुसूस जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट चलना शुरू हुआ है, वहाँ के 200 मिलियन मुसलमानों की ज़िंदगी ख़राब हुई है, और इस्लाम के ख़िलाफ़ इंटरनेशनली जो एक इस्लामोफोबिया की बातचीत शुरू हुई है। पूरी मुसलमान बेल्ट जो उसमें आप देखें कि उसमें मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी के बेस के ऊपर मुल्क बना हुआ है। यहाँ की जो अवाम है उसके दिल में दर्द जेन्युइनली होता है कि मुसलमानों की क्या हालत है। तो इन 4 चीज़ों के साथ जब आपने देखा तो पिछले जो 4 दहाइयाँ हैं वो पाकिस्तान को इन हालात की तरफ लेकर आई। अब इन चारों पे क्या क्या काम किया और आगे कैसे बढ़ना है, इस पे थोड़ी सी मैं बातचीत करना चाहता हूँ। तो जो पहला इम्पैक्ट था, जो मैंने कहा कि टेररिज्म आ गया पाकिस्तान में, जब अफ़गानिस्तान में इंटरनेशनल फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया तो वहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर जो पोरस था और उधर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी। तो 9/11 से लेके आज तक पाकिस्तान ने सबसे पहले काइनेटिक ऑपरेशंस किए और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की। इसमें आप नाम लें किसी भी तंजीम का, ख्वाह वो अलकायदा थी, AQIS थी, दाइश थी, TTP थी, उज़्बेक्स थी, जो कि पाक अफ़गान बॉर्डर रीजन से ऑपरेट करते थे। पाकिस्तान में भी उनकी सेंचुरीज थी चूँकि बॉर्डर खुला था, यहाँ पे मुजाहिदीन की ट्रेनिंग होती रही। तो हमने काइनेटिक ऑपरेशंस किए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़। डाटा है, मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा। देयर बीन 1237 ऑपरेशंस काइनेटिक इन पिछले 9/11 से लेके आज तक। नियर 100,000 IBOs पाकिस्तान ने किए हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। 17,531 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड। ये जो हमने 9/11 के बाद से मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए तो इतने टेररिस्ट को मारा भी गया है। नियर 450 टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव हमने रिकवर किया थ्रू ऑपरेशन एंड IBOs। वेपन्स किए, ट्रेनिंग जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डिसमेंटल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कहते हैं कन्विक्शन के साथ, एविडेंस के साथ, लॉजिक के साथ कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने पॉलिसी की डोमेन में भी बहुत सारे काम किए। रफ्तार कम हो सकती है, प्रोग्रेस स्लो हो सकती है। हमने काउंटर इंसर्जेंसी रेगुलेशन किया, एंटी टेररिस्ट एक्ट किया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स बने, और लेटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्डर जो है 2019 और उससे पहले भी जो वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको प्रोस्क्राइब भी किया। तो इस पे भी काम हो रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी से बहुत कोऑपरेशन भी किया, उनके साथ इंटेलिजेंस 70 मुल्कों के साथ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की शेयरिंग होती है एक दूसरे के साथ। अलकायदा के जो टेररिस्ट थे, एफिलिएट्स थे,
जो पाकिस्तान की पाक अफगान इलाके में मौजूद थे, कुछ अरेस्ट हुए, कुछ को रिपेट्रिएट किया गया। तो इस किस्म का कॉपरेशन जो है वो उनके साथ शामिल रहा। इसकी हमने कीमत भी अदा की। आपने देखा है कि ओवर 81,000 पाकिस्तानीज आर्म फोर्सेस शामिल या शहीद हुए या उन्होंने अपने गाजी हुए और ज़ख्मी हुए। ये हमने कीमत अदा की है ब्लड में। इसके अलावा ओवरऑल इम्पैक्ट जो पाकिस्तान की इकानमी पर रहा है, पुट ऑल टुगेदर ओवर 300 बिलियन US डॉलर का हमने इस दौरान हमें इकनॉमिक नुकसान भी हुआ है। ये तो बात थी काइनेटिक ऑपरेशंस की टेररिस्ट के खिलाफ। उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर था एक्सट्रीमिज़म और मिलिटेंसी जो कि माशरे में आ गई। अब आप देखें कि जब आप की पूरी फ़ौज काइनेटिक ऑपरेशंस कर रही है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, और मैंने आपको बताया कि क्या क्या उसमें किया है, और इस दौरान 9/11 के ऊपर भी, उसके बाद 2008 में और फिर 2019 में 3 दफ़ा वाइल वी वर बिजी इन दी काइनेटिक ऑपरेशंस अगेंस्ट टेररिस्ट 3 दफ़ा हमें मशरकी सरहद पे एस्केलेशन की वजह से जाना पड़ा। तो जो आपका काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज़म डोमेस्टिकली उसके खिलाफ एक्शंस थे जो कि प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के भी खिलाफ थे, उनके खिलाफ उस स्पीड से एक्शन नहीं हो सका। लोग पूछते हैं जी कि क्यों नहीं किया, कैपेसिटी का इशू था या विल का इशू था, स्टेट कॉम्प्लिसेंट थी या कोई और रीज़न था। तो मैं ये आपको ये जो बताया है कि अगर स्टेट उस वक़्त बिजी थी काइनेटिक ऑपरेशंस में टेररिस्ट के खिलाफ, पुलिस भी उसमें शामिल थी, सेकेंड लाइन फोर्सेस भी शामिल थी, तो उस तरीके से आप इस पहलू पे काम नहीं कर सकते थे जिस पहलू से अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा स्टेट की विल और कैपेसिटी में फाइनेंसेस का भी चक्कर होता है। मैं आगे उस पर बात करूंगा कि जब आप प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ उनको मेन स्ट्रीम करने के एक्शन लेते हैं तो कितने फाइनेंसेस भी चाहिए होते हैं। इस पे मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। 2 हैं। एक है कि जो